हेलो एवरीवन, विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युत स्टडी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। विद्युत स्टडी चैनल पर आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डीसी जनरेटर में होने वाली कुल हानियाँ। तो डीसी जनरेटर में कौन कौन सी हानि होती है, और जैसे आपके आयरन लॉस है, आयरन लॉस का कितना परसेंट आपका होता है जनरेटर में, कि कितना परसेंट आयरन लॉस होता है, कितना परसेंट कॉपर लॉस होता है, और कॉपर लॉस के प्रकार, जैसे कॉपर लॉस कितने प्रकार का होता है, जैसे आर्मेचर कॉपर लॉस। तो आर्मेचर कॉपर लॉस आपके डीसी जनरेटर में कितना परसेंटेज होता है। दूसरा जैसे फील्ड, आपके शंट फील्ड का कॉपर लॉस, सीरीज फील्ड का कॉपर लॉस, इनका परसेंटेज कितना होता है। और इसके बाद आपका मैकेनिकल लॉस, मैकेनिकल लॉस में कौन कौन से लॉस आते हैं। मैकेनिकल लॉस में जैसे आपके फ्रिक्शन लॉस आपके आते हैं, तो इनका परसेंटेज कितना होता है, कितना प्रतिशत ये होते आपके टोटल जनरेटर में होते हैं लॉस के रूप में। ये सब हम इसको बताएंगे। देखिए, अगर आप हमेशा आप जो भी रोटेट, जहाँ पर भी लॉस मिलेगा वहाँ पे आप समझिएगा कि हमेशा आपको हीट मिलेगी। और लॉस कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, चाहे वो आपका बिजनेस का लॉस हो। जो कहीं पर भी अगर आपका लॉस हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे डीसी जनरेटर हैं इसमें भी लॉस हो रहा है, तो यहाँ भी डीसी जनरेटर में भी लॉस फ़ायदेमंद नहीं है। तो हम आपको बताएंगे लॉस को रिड्यूस कैसे करें, प्लस लॉस किसके कारण होता है। जैसे आपकी आयरन लॉस अगर है तो आयरन लॉस क्यों आया, क्या ऐसा हम करें कि आयरन लॉस को हम रिड्यूस कर दें, आयरन लॉस के मान को कम कर दें, आयरन लॉस कम से कम हो। देखिए, लॉस ख़त्म करना ये आपका इम्पॉसिबल है, कुछ ना कुछ आपका लॉस रहेगा, लेकिन हाँ आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमम आप उसकी वैल्यू को रख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज आपको बताते हैं कि टोटल लॉस इन ए डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कुल कितने लॉस होते हैं। तो देखिए, हम इसको डिवाइड कर दिए हैं, टोटल लॉस को डिवाइड कर दिए हैं एक ब्रांच के रूप में। जैसे टोटल लॉस यह आपके 3 प्रकार का होता है, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, मैकेनिकल लॉस। और अब आपसे देखिए, कॉपर लॉस बड़ा फेमस है कॉपर लॉस, लेकिन इस कॉपर लॉस का और भी नाम है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कॉपर लॉस का जो दूसरा नाम उससे भी पूछा जा सकता है। आयरन लॉस का भी दूसरा नाम है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आयरन लॉस का दूसरा नाम क्या है, या दूसरे नाम से जैसे कांस्टेंट लॉस या मैग्नेटिक लॉस के नाम से पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक लॉस की वैल्यू बताइए डीसी जनरेटर में। ठीक, तो चलिए, इसके बाद कॉपर लॉस आपके डिवाइड किए गए हैं, आर्मेचर कॉपर लॉस, सीरीज फील्ड वाइंडिंग कॉपर लॉस, शंट फील्ड वाइंडिंग कॉपर लॉस। आयरन लॉस 2 प्रकार के, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस। उसके बाद मैकेनिकल लॉस आपका 2 प्रकार का, एक आपका फ्रिक्शन लॉस, दूसरा आपका विंडेज लॉस। ठीक, तो चलिए ये सिंगल बाय सिंगल हम डिस्कस करते हैं एक एक लॉस पे। कॉपर लॉस कितने प्रकार का होता है। कॉपर लॉस 3, आपके आर्मेचर का कॉपर लॉस, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का कॉपर लॉस और शंट फील्ड वाइंडिंग का कॉपर लॉस। देखिए, कॉपर लॉस क्यों आ रहा है, रीजन क्या है कि कॉपर लॉस क्यों आ रहा है। चूँकि हम जो बाइंडिंग कर रहे हैं, बाइंडिंग जो हम यूज कर रहे हैं, तो वह हमारी कॉपर की बनी है। अगर यही चीज़ कॉपर की बजाय एल्युमिनियम का बनाया जाता, तब आपका कॉपर लॉस ना होके तब आपका क्या हो जाता है, एल्युमिनियम लॉस हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं कॉपर लॉस। उसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि हमारे जैसे आर्मेचर कॉपर लॉस, आर्मेचर में जो बाइंडिंग की गई वो कॉपर की गई। सीरीज फील्ड बाइंडिंग जो की गई वो कॉपर की गई है। शंट फील्ड बाइंडिंग जो की गई वो कॉपर से की गई है, इसलिए हम काउंट कर रहे हैं कॉपर लॉस। ठीक, तो चलिए इसमें देखिए, कॉपर लॉस को हम वेरिएबल लॉस भी कहते हैं। कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस भी कहा जाता है। कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस या परिवर्तित लॉस। कॉपर लॉस आपका फिक्स नहीं होता है। फिक्स नहीं होने का मतलब क्या है, लोड
लोड जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे कॉपर लॉस का मान बढ़ता घटता जाएगा। अगर आप लोड बढ़ा रहे हैं तो कॉपर लॉस का मान बढ़ेगा, अगर लोड घटा रहे हैं तो कॉपर लॉस का मान घटेगा। ठीक, इसका रीज़न क्या है? देखिए, कॉपर लॉस अगर आप निकाल रहे हैं तो फार्मूला आपका होता है I² R। लॉस अगर आप निकाल रहे हैं तो फार्मूला क्या है? PCU। फार्मूला है कि I² R। तो I² R का मतलब जैसे एक आपका कंडक्टर है, अब यह आपका कॉपर का है, जो आप बाइंडिंग यूज कर रहे हैं कॉपर की यूज कर रहे हैं, तो अब बाइंडिंग कॉपर की बनी है, ऐसा थोड़ी है कि बाइंडिंग का रजिस्टेंस शून्य है। अगर इस बाइंडिंग का, इस कॉपर के वायर का रजिस्टेंस शून्य होता तो यहाँ पे आपका जो कॉपर लॉस होता वो आपका 0 हो जाता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, इसका कुछ ना कुछ अपना रजिस्टेंस है। तो इस रजिस्टेंस की वजह से इस आपके बाइंडिंग में आ जाएगा कॉपर लॉस। ठीक, तो अब आपका देखिए निर्भर किस पे कर, जैसे अगर हमारा रजिस्टेंस कांस्टेंट है, प्रतिरोध अगर आपका कांस्टेंट है तो वैरी, अगर आपका करंट वैरी कर रहा है, करंट चेंज हो रहा है, चूँकि लोड के साथ करंट आपका चेंज होता है, अगर लोड चेंज होता है तो आपकी करंट भी चेंज होती है। अब होता क्या है, जैसे जैसे अगर आपका मान लीजिए PCU I², आपकी करंट थोड़ा से बढ़ी तो कॉपर लॉस का मान ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप तो कहने का मतलब कि करंट के मान में परिवर्तन होगा तो कॉपर लॉस के मान में परिवर्तन होगा, इतना श्योर है। इसीलिए चूँकि करंट के मान में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए हम, अब करंट के मान में परिवर्तन होगा तो कॉपर लॉस के मान में परिवर्तन होगा, और जब कॉपर लॉस के मान में परिवर्तन होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? इसीलिए इसका नाम है वेरिएबल लॉस। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आपका फर्स्ट कॉपर लॉस में पहला आपका है आर्मेचर कॉपर लॉस। पहला आपका क्या है? आर्मेचर कॉपर लॉस। तो आर्मेचर कॉपर लॉस, देखिए इसको हम आर्मेचर कॉपर लॉस से इसको अगर हमें निकालना हुआ कि आर्मेचर कॉपर लॉस का मान कितना है, तो हम आर्मेचर कॉपर लॉस का मान निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे IA² RA का मतलब आर्मेचर में जो बहने वाली धारा, आर्मेचर की करंट और आर्मेचर का रेजिस्टेंस। तो इससे हम निकाल लेंगे कि आर्मेचर में कितना कॉपर लॉस हो रहा है। ठीक, दूसरा देखिए, इसी आर्मेचर के कॉपर लॉस के साथ एक लॉस हम और ऐड कर लेते हैं, वह आपका होता है ब्रश कॉन्ट्रैक्ट लॉस। ब्रश कॉन्ट्रैक्ट जैसे ब्रश कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका ब्रश होता है वह आपके कम्यूटेटर से उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ब्रश का भी तो कुछ अपना रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस की वजह से ब्रश में भी कुछ लॉस होता है। ठीक, तो ब्रश कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉस होता है वह हम ऐड किसके साथ करते हैं? वह हम ऐड करते हैं आर्मेचर के साथ, आर्मेचर कॉपर लॉस के साथ। ठीक, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस का मान बहुत कम होता है, इसलिए इसको कभी कभी निगलेक्ट मान लिया जाता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल दिया है और उसमें कहा रहा है कि ब्रश कॉन्ट्रैक्ट का आपको बताया है रेजिस्टेंस या उसका लॉस बताया है, तो आपको फिर इंक्लूड करना पड़ेगा। दूसरा सीरीज फील्ड। अब हाँ, आर्मेचर कॉपर लॉस अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो यह लगभग मान के चलिए कि 30 से 40% फुल लोड लॉस। आर्मेचर कॉपर लॉस का मान फुल लोड लॉस का 30 से 40% होता है। टोटल अगर आपका 100 है, टोटल अगर आपका लॉस 100 हो रहा है, तो आपके आर्मेचर का जो कॉपर लॉस होगा वो लगभग 30 हो जाएगा या 40 हो जाएगा। ये फिक्स डाटा नहीं, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको बताई जा रही है। इसके बाद सीरीज फील्ड बाइंडिंग
और आपको पता है कि सीरीज फील्ड बाइंडिंग मोटे तार तथा कम टर्नों की बनी होती है। तो सीरीज फील्ड बाइंडिंग, चूँकि सीरीज फील्ड बाइंडिंग अगर हम सीरीज जनरेटर की बात करें तो सीरीज जनरेटर में सीरीज फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती है। और आपको पता है कि अब यह आपके IL बराबर IA होता है बराबर ISC, ठीक। तो इसका मतलब है कि अगर आप लोड बढ़ाएंगे तो आपका IL भी लोड बढ़ाएंगे तो लोड धारा का मान बढ़ेगा, और लोड धारा का मान बढ़ेगा तो जो सीरीज फील्ड बाइंडिंग है उसमें आपका मोटर ज़्यादा से ज़्यादा करंट जनरेटर में करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अर्थात लोड बढ़ाने के साथ लोड बढ़ गया तो ISC का भी मान बढ़ गया। अगर लोड घट गया तो लोड अगर आपका घट जाएगा, लोड घटेगा तो आपकी ISC का मान भी घट जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपकी करंट वेरी कर रही है, करंट आपका परिवर्तित हो रहा है। और इसका जो रेजिस्टेंस है RSC, यह आपका अगर फिक्स है तो अब आपके धारा की वजह से आपके कॉपर लॉस के मान में परिवर्तन हो जाएगा। PCU, इसका ISC स्क्वायर RSC, यह आपके फार्मूला है ISC स्क्वायर RSC। इससे हमें निकलेगा किसका लॉस? सीरीज फील्ड बाइंडिंग का कॉपर लॉस। सीरीज फील्ड बाइंडिंग का कॉपर लॉस अगर हमें निकालना है तो हम निकालेंगे ISC स्क्वायर इंटू RSC। ISC मतलब सीरीज फील्ड बाइंडिंग की करंट, RSC का मतलब सीरीज फील्ड बाइंडिंग का रेजिस्टेंस, ठीक। अगर हम इसका परसेंटेज रेशियो की बात करें तो इसका मान आपके 20 से 30% होता है फुल लोड लॉस का। फुल लोड लॉस का 20 से 30% होगा सीरीज फील्ड बाइंडिंग का कॉपर लॉस। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है शंट। अगर शंट की बात की जाए, शंट फील्ड बाइंडिंग का जो कॉपर लॉस होता है वह आपका कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट अर्थात यह शंट फील्ड बाइंडिंग का कॉपर लॉस कांस्टेंट होता है, अर्थात यह स्थिर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस फील्ड बाइंडिंग का कॉपर लॉस स्थिर होता है या फिक्स होता है, वह आपका है शंट फील्ड बाइंडिंग। तो शंट फील्ड बाइंडिंग का कॉपर लॉस कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है? क्योंकि इसका ISH आपका चेंज नहीं होता है, इसलिए शंट फील्ड बाइंडिंग का कॉपर लॉस का मान फिक्स होता है। अब शंट फील्ड बाइंडिंग के अगर हम कॉपर लॉस की वैल्यू निकालना चाहें तो ISH स्क्वायर इंटू ISH स्क्वायर इंटू RSH। इसके बाद देखिए आपके आर्मेचर कॉपर लॉस, सीरीज फील्ड बाइंडिंग कॉपर लॉस, शंट फील्ड बाइंडिंग कॉपर लॉस, ये तीनों लॉस आपके किसके कारण आ रहे हैं? तो सब आपके कॉपर की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि हम तीनों में बाइंडिंग किसकी कर रहे हैं? कॉपर की कर रहे हैं। तो कॉपर की वजह से, क्योंकि कॉपर वायर का आपका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, कॉपर वायर के रेजिस्टेंस के कारण आर्मेचर कॉपर लॉस, सीरीज फील्ड बाइंडिंग कॉपर लॉस और शंट फील्ड बाइंडिंग कॉपर लॉस आ रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट, ये आपका कॉपर लॉस खत्म हो गया। अब आपका नेक्स्ट बच रहा है आयरन लॉस। नेक्स्ट है आयरन लॉस। देखिए आयरन लॉस को हम कितने नामों से जानते हैं? आयरन लॉस को कई नामों से जाना जाता है। मार्कर का आयरन लॉस को हम
कांस्टेंट लॉस कहते हैं। आयरन लॉस का नेक्स्ट नाम है मैग्नेटिक लॉस। आयरन लॉस का नेक्स्ट नाम है कोर लॉस। ठीक, तो आयरन लॉस का एक नाम है, आयरन लॉस तो है ही, उसका दूसरा नाम है कांस्टेंट लॉस, तीसरा आपका मैग्नेटिक लॉस, चौथा आपका कोर लॉस। तो इस प्रकार से आयरन लॉस के आपके 3 और नाम, एक कांस्टेंट लॉस, मैग्नेटिक लॉस या कोर लॉस। तो क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछता है कि मैग्नेटिक लॉस, आयरन लॉस ना कह के कह देगा कि मैग्नेटिक लॉस, तो मैग्नेटिक लॉस की अगर वह बात करता है इसका मतलब है वो किसकी बात कर रहा है, आयरन लॉस की बात कर रहा है। कोर लॉस की अगर बात कर रहा है तो वह किसकी बात कर रहा है, आयरन लॉस की। कांस्टेंट लॉस की बात कर रहा है तो इसका मतलब वह आयरन लॉस की बात कर रहा है। ठीक, तो देखिए आयरन लॉस आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। देखिए हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस, पहले तो इसको हम आपको थोड़ा सा बता दें इसके बारे में। इसका फार्मूला देखिए, टू भी जितने भी लॉस होंगे सबका मात्रा वाट होता है। यहाँ पे ये आपका हिस्टेरेसिस लॉस का फार्मूला है, या स्टेमिनेज गुणांक है, स्टेमिनेज गुणांक, या इसको हम हिस्टेरेसिस गुणांक भी बोलते हैं। यही अगर इसका मान लगभग 1.5 से 2 जनरली आपका होता है, लेकिन इसकी वैल्यू को हमें कम से कम, हिस्टेरेसिस गुणांक की वैल्यू को हमें कम से कम रखना पड़ता है। अगर हम कम से कम रखें तो हमारा हिस्टेरेसिस लॉस कम से कम होगा। ठीक, इसके बाद हिस्टेरेसिस लॉस आपका हिस्टेरेसिस लॉस आपका निर्भर करेगा हिस्टेरेसिस लॉस जो निर्भर करता है, देखिए प्रोपोर्शनल एफ का मतलब रिवर्सिबल फ्रीक्वेंसी, एफ इक्वल टू PN अपान 120। अब यहाँ पे रिवर्सिबल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि जैसे क्या होता है जब आपका आर्मेचर कोर आपके रोटेट करता है नॉर्थ और साउथ, आर्मेचर कोर आपके नॉर्थ और साउथ पोल के अंतर्गत जब रोटेट करता है तो आपको बताया गया है। अब जब यह रोटेट करेगा तो क्या होता है, रोटेट करने के बाद जो आपकी आर्मेचर कोर होती है उसमें रिवर्सिबल का रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल का रिएक्शन होने का मतलब है कि एक बार कोर आपकी नॉर्थ होगी, साउथ होगी, जैसे जब आपके इतना पार्ट आपका आ गया, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ बन गया, फिर जब यही रोटेट करेगा तो यही साउथ, अब ये वाला पार्ट नॉर्थ के अंतर्गत आ जाएगा और ये वाला पार्ट साउथ के अंतर्गत आ जाएगा। अब यह नॉर्थ, अर्थात यह नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, ठीक इस प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से आपका हिस्टेरेसिस लॉस जनरेट होता है। तो हम इसको डिटेल में आपको बताएंगे एक अलग से लेक्चर में, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस है। अभी तो यहाँ पे हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। उसके बाद है कि भी का मतलब कोर का वॉल्यूम, कोर का वॉल्यूम का मतलब कि कोर का आपका वॉल्यूम जितना, भी का मतलब वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा हिस्टेरेसिस लॉस का मान उतना ज़्यादा होगा। ठीक, तो इन सब को हम क्या करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं। तो और मेन सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर क्या है, हिस्टेरेसिस गुणांक को हम कम से कम रखते हैं। अगर हिस्टेरेसिस गुणांक का मान कम से कम रखा जाएगा तो हिस्टेरेसिस लॉस का मान कम से कम होगा। नेक्स्ट इसके बाद आपका है ईडी करंट लॉस।
देखिए ईडी करंट लॉस का पहली बात तो फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। ईडी करंट लॉस के बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी, यह आपके ईडी करंट लॉस का फार्मूला है। ईडी करंट के लॉस का फार्मूला आप इसमें देख रहे हैं, बी मैक्स स्क्वायर है, एफ स्क्वायर मतलब इसमें रिवर्सिबल फ्रीक्वेंसी, और टी स्क्वायर का मतलब होता है थिकनेस ऑफ लैमिनेशन, जो आपकी जैसे आप बोलते हैं ना पतली पतली पत्तियों में डिवाइड करते हैं, ये आप पतली पतली पत्तियों में डिवाइड करने का मेन पर्पज आपका होता है कि ईडी करंट लॉस के मान को कम करना। ईडी करंट लॉस के मान को आपको कम करने के लिए आप पतली पतली पत्तियों में लैमिनेटेड करके आप डिवाइड करते हैं। अब इसमें थोड़ा से हम बताएंगे, इसको हम अलग से बताएंगे हिस्टैरिसीस और ईडी करंट। देखिए क्या होता है कि आपके आर्मेचर कोर आपका आर्मेचर ये नॉर्थ साउथ इसके बीच मूव कर रहा है, तो अब आपका जो मूव करने के साथ साथ आर्मेचर कोर आपके फ्लक्स को काटेगी, जैसे फ्लक्स को काटेगी तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जब आर्मेचर कोर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो उसमें आपकी करंट उत्पन्न होगी बहुत कम मान की, और वह आपकी आर्मेचर करंट की वैल्यू, आर्मेचर कोर में जो करंट का मान जनरेट होता है, करंट की वैल्यू, वह उसकी कोई पथ नहीं होता है, कोई रूट नहीं होता है, तो वह इधर उधर, जैसे ईडी का मतलब कि इधर उधर भंवरे की तरह इधर उधर उसी में मूव करती है। ठीक, तो उसी में करंट अब आपकी आर्मेचर कोर में मूव करेगी, तो जिसकी वजह से हीट जनरेट होगी, और वही हीट आपकी ईडी करंट लॉस कहलाती है। तो इसको डिटेल में और बताएंगे हम। ऐसा नहीं, ईडी करंट लॉस का कहीं कहीं पर हम उपयोग करते हैं इंस्ट्रूमेंट में, बताएंगे आगे। ठीक, तो ये आपका ईडी करंट लॉस हो गया। अगर हम हिस्टैरिसीस और ईडी करंट की बात करें कि यह कितना परसेंटेज में होता है, तो यह मान के चलिए 20 से 30%, 20 से 30% फुल लोड लॉस का 20 से 30% आपका होता है हिस्टैरिसीस और ईडी करंट की वैल्यू। तो सबसे ज़्यादा आपकी जनरेटर में अगर आपको लॉस मिला तो वह मिला कॉपर लॉस। सबसे ज़्यादा अगर जनरेटर में लॉस होता है तो वह होता है कॉपर लॉस। इसके बाद नेक्स्ट है मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस को हम बोलते हैं हिंदी में यांत्रिक हानियाँ। अब देखिए मैकेनिकल लॉस आपके एक तो फ्रिक्शन लॉस, दूसरा विंडेज लॉस। फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस, इन दोनों का अगर हम बात करें तो यह 10 से 20%, फुल लोड लॉस का 10 से 20% होता है। फुल लोड लॉस का 10 से 20% होता है मैकेनिकल लॉस, और मैकेनिकल लॉस में फ्रिक्शन और विंडेज। फ्रिक्शन का मतलब है कि जैसे आपका घर्षण हानियाँ हैं, घर्षण हानियाँ होने का मतलब क्या है कि घर्षण हानियों का मतलब है जैसे आपकी उसमें बियरिंग लगी रहती है, उसकी टूट फूट के कारण उसमें आप अगर लुब्रिकेंट कम है तो उसमें आपकी फ्रिक्शन जनरेट होगा। और विंडेज लॉस का मतलब एयर विंडेज लॉस, वायु घर्षण हानियाँ, एयर विंडेज लॉस आपका या आपकी वायु घर्षण हानियों की वजह से होता है। तो इन दोनों की वैल्यू लगभग 10 से 20% आप होती है फुल लोड लॉस। अगर आपसे बात की जाए, पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जनरेटर में सबसे ज़्यादा आपके लॉस कौन सा होता है, तो वह है कॉपर लॉस। सबसे कम लॉस तो वह आपका है मैकेनिकल लॉस। सबसे कम लॉस मैकेनिकल लॉस, और यह आपके फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस के अंतर्गत डिवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट इसका सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए आपसे पूछता है स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉस किसके अंतर्गत आते हैं, तो स्ट्रे लॉस आपका स्ट्रे लॉस के अंतर्गत कौन कौन से लॉस आते हैं, तो देखिए स्ट्रे लॉस के अंतर्गत आपके स्ट्रे लॉस के अंतर्गत आपके मैग्नेटिक लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस। स्ट्रे लॉस के अंतर्गत मैकेनिकल लॉस और मैग्नेटिक लॉस आते हैं। ठीक,
और इसको हम रोटेशनल लॉस, हिस्ट्री लॉस को हम रोटेशनल लॉस भी बोलते हैं। हिस्ट्री लॉस को हम रोटेशनल लॉस के भी नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एक आपका कांस्टेंट लॉस या स्टैंडिंग लॉस। कांस्टेंट लॉस या स्टैंडिंग लॉस। कांस्टेंट लॉस और स्टैंडिंग लॉस। कांस्टेंट लॉस का मतलब स्थिर हानियाँ, इसी को हम स्टैंडिंग लॉस भी बोलते हैं। तो कांस्टेंट लॉस या स्टैंडिंग लॉस आप किसको कहेंगे? देखिए, शंट फील्ड बाइंडिंग के कॉपर लॉस, शंट फील्ड बाइंडिंग के कॉपर लॉस यह आपका कांस्टेंट होता है। तो शंट फील्ड बाइंडिंग का कॉपर लॉस कांस्टेंट होता है। तो शंट फील्ड बाइंडिंग, इसलिए इसी शंट फील्ड बाइंडिंग के कॉपर लॉस को हम कांस्टेंट लॉस या स्टैंडिंग लॉस कहते हैं। और यह फॉर किसके लिए है? फॉर शंट जनरेटर एंड कंपाउंड जनरेटर। शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर में कांस्टेंट या स्टैंडिंग लॉस पाया जाता है। तो कांस्टेंट और स्टैंडिंग लॉस किसको कहेंगे? शंट फील्ड बाइंडिंग के कॉपर लॉस को। यह सिर्फ आपके शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर में ही कांस्टेंट लॉस या स्टैंडिंग लॉस पाया जाता है। तो ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी जनरेटर की इफ़िशियंसी बताया जाएगा।